सो हेयर वी आर अगेन। बहुत ही अच्छे सवालात मिले इस बार फिर से। मुझे बहुत खुशी हुई पढ़ कर। मज़ा आता है कि जब ऐसी कम्युनिटी मिल जाए जहाँ पर अच्छे सवालात करने को मिले और उसके जवाब देने का भी दिल चाहे। लेट्स स्टार्ट टुडे। अब्दुल्ला मसना ने कहा कि कैन यू डू अ वीडियो ऑन एंटी मैटर। ना ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं बहुत अरसे से इसको कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन एंटी मैटर को समझाने के लिए बहुत सारी और दूसरी वीडियोस की भी ज़रूरत है, जैसे कि E=mc² और मास क्या हो सकता है और रिलेटिविस्टिक मास क्या हो सकता है। बहुत सी चीज़ें और जो हैं वो डिस्कस करनी है, क्योंकि तभी आपको मैटर एंटी मैटर एनालिसिस समझ में आएगी। सो विल हैव टू वेट फॉर दैट। ओके, सेकंड सवाल है सुल्तान अली बोगियो की तरफ से। बहुत ही कंसिस्टेंट सवाल करने वाले हैं ये। भाई, अगर मैं सैटेलाइट चाइना से भेजता हूँ तो क्या सैटेलाइट ऊपर जाने के बाद धरती से अलग हो जाएगा और धरती घूमती रहेगी, तो फिर क्या सैटेलाइट भी चाइना के ठीक ऊपर ही ऑर्बिट में घूमती रहेगा? ये इन्होंने एक सेटअप बना के दिया है, सीन बना के दिया है मुझे, कि अगर एक दुनिया में अगर हम सैटेलाइट ऊपर की तरफ फेंकते हैं या छोड़ते हैं तो क्या वो दुनिया से अलग हो जाता है? तो आंसर इज़ नो। एक्चुअली दुनिया से अलग नहीं होता एज लॉन्ग एज कि वो उसके एटमॉस्फेयर के अंदर है। शुरू में जब आप उसको छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है। इसी वजह से जहाज़ वगैरह भी, अगर कोई जहाज़ उड़ रहा है तो वो स्टिल दुनिया की ही लिपट में रहता है और उससे छूटता नहीं है जब तक कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर है। जैसे वो एटमॉस्फेयर से ऊपर जाता है, और एक खास रेंजेस हैं इनकी, जिनसे ऊपर जाने के बाद फिर वो एक ऑर्बिट की शक्ल में बाहर स्पेस में जाना शुरू हो जाता है। उसके भी बहुत से लेवल्स हैं कि अभी अब सब ये मिड लेवल स्पेस है और ये ऊपर की स्पेस है, इसका इस तरीके से। तो जब आप रॉकेट छोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से छोड़ा गया, ये आप पर डिपेंड करता है, यानी कि ये चाइनीज़ कंपनी पे डिपेंड करेगा कि वो सैटेलाइट को कैसे देखना चाहती है। फॉर एग्जांपल कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि हर वक्त हमारे मुल्क के ऊपर रहे ताकि वो हमें मॉनिटर कर सके हर वक्त। तो फिर वो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, उसी की ही इस हिसाब से उसकी स्पीड होती है जिस पर वो फेंका जाता है, और उसी के हिसाब से ही वो उतना दूर जाता है ताकि इस तरीके का उसका एंगुलर मोमेंटम हो कि वो दुनिया में गिरे भी नहीं और वो मूव भी करता रहे और उसी जगह पे भी खड़ा रहे। बहुत ही कम्प्लेक्स इसकी कैलकुलेशंस होती हैं जिसकी वजह से ये काम हो पाते हैं। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि आज मैं यहाँ पर है, कल कहीं किसी दूसरी जगह पहुंचा हुआ है, परसों किसी दूसरी जगह पहुंचा हुआ है। तो उनकी भी एक अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसा सैटेलाइट मिले तो फिर वैसे ही बनाया जाता है, उसी की स्पीड मुतय्यन की जाती है, एंड देन उसके बाद उसको एंगुलर मोमेंटम प्लस उसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ये भी सेट किया जाता है। इन सब से ये चीज़ प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर आप बोलते हैं जैसे ही कोई चीज़ उड़े और फ़ौरन ही वो धरती से अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसके साथ पूरा एटमॉस्फेयर रहता है, वो भी साथ में ही अर्थ के घूम रहा होता है। ठीक। वकार अहमद ने पूछा, सर आपने इस वीडियो में उस बात का जिक्र नहीं किया कि चांद ज़मीन से 3.8 सेंटीमीटर से पर ईयर से दूर जा रहा है, तो उसकी क्या वजह है? फिर इसका मतलब ये हुआ कि चांद पर ग्रेविटी दिन ब दिन कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज़ बताइए इस पर कुछ ना कुछ। अगेन, वैसे मैंने ये सवाल कवर किया था वाई डजंट मून क्रैश इनटू द अर्थ वाली वीडियो के अंदर, ये कि अगर एंगुलर मोमेंटम उस प्रिसीजन वाले एंगुलर मोमेंटम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो जो ऑब्जेक्ट होगी वो बाहर जाना शुरू कर देगा। ना द थिंग इज, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब फ़ौरन ही बाहर चला जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर एंगुलर मोमेंटम मुझे 100 चाहिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम 100.1 है तो इसका मतलब बहुत स्लाइट तादाद में मैं हर साल के बाद बाहर जाता जाऊंगा, हर साल के बाद स्लोली स्लोली स्लोली, और एक वक्त आकर मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। चांद इसी वजह से ही इस स्पीड से पीछे जा रहा है। हाउएवर 3.8 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा होता है गिवन चांद का साइज, जो कि इनॉर्मसली ह्यूज है। तो चांद अच्छे खासे अरसे तक ऐसे ही रहने वाला है। उसका एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा आगे होना चाहिए इन ऑर्डर टू गो आउटसाइड, लेकिन स्टिल मैं फिर बता दूं, मैंने थोड़ी सी क्या कहते हैं चालाकी चली वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने उसमें बोला कि मैं इस प्रॉब्लम को 2 बॉडी प्रॉब्लम के तहत सॉल्व करूंगा। नाउ द थिंग इज, 2 बॉडी प्रॉब्लम ये होती है कि एक बड़ी ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, एंड ये दोनों घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम ऐसे नहीं चलता। एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में मल्टी बॉडीज हैं। हमारे पास एक सूरज है जो भी चांद को खींच रहा है, ठीक है,
अर्थ है जो सूरज की तरफ जा रही है, एंड देन चांद जो है वो अपना इफेक्ट दुनिया पे डाल रहा है, एंड दुनिया अपना इफेक्ट चांद पे डाल रही है, एंड दुनिया अपना इफेक्ट सन पे डाल रही है, एंड देन वहां से जुपिटर पीछे से पड़ा हुआ है। तो ये बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसकी मैथमेटिक्स। इसलिए इसे समझाने के लिए कि चांद क्यों नहीं गिर जाता, क्योंकि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादातर जो फोर्स है वो ऊपर के हिस्से में रहती है, जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रहती है। मैंने उसी को आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन रियल में ये जो कैलकुलेशंस होती हैं ये बहुत हार्ड हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर अब वो 2 बॉडी प्रॉब्लम नहीं रही बल्कि 3 बॉडी प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जांपल अगर सर्च सूरज ऐड कर दिया जाए तो, विच इज़ ह्यूजली कॉम्प्लेक्स एंड बहुत कैलकुलेशन चाहिए होती हैं इसके लिए। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। तो फ्रीडम फॉरएवर ने कहा कि हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेता या खा लेता। अच्छा सवाल है ये। शुरू में हर किसी को सवाल आता है जहन में, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जो ब्लैक होल्स होते हैं और ये स्पेशली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, ये बहुत ही बड़े और बहुत ही ताकतवर होते हैं, इवन कि लाइट एस्केप नहीं कर सकती इनकी तरफ से। जब हम कहते हैं लाइट एस्केप नहीं कर रही, तो हम कैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं? ये बहुत मतलब अगर फौरन सोचा जाए तो सही सवाल है। साइंसदान जो है ना, इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ों को जब बताते हैं तो बहुत ही ऐसे करके बताते हैं जैसे कि पता नहीं जादुई चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली ऐसा रियल में होता नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हम जब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स 2 जगह पर एक ही वक्त हो सकते हैं और दूसरी जगह चांद पर भी हो सकती है, सही है, तो जो इसकी आई वुड से चांसेस हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो चांद पर हो, इसकी चांसेस कितने हैं? चांसेस इनॉर्मसली कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन स्टिल पॉसिबल होता है। इसलिए कहते हैं कि भले दूसरा जो है ना वो दूसरी यूनिवर्स, इवन यूनिवर्स के दूसरे कोने पे क्यों ना हो। तो टेक्निकली वो लोग बहुत ज़्यादा इसको एग्जैजुरेट करके बताते हैं, ऐसा रियल में होता नहीं है। जैसे आप चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर घूमने को, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगेन चांसेस होते हैं, तो इसलिए साइंसदानों को बहुत अच्छा लगता है बात करना इस तरीके से। सो नो दैट्स अनदर थिंग। सो हाँ, आपका सवाल तो ये कि सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो बहुत ही दूर होता है, बहुत ही दूर, और उसकी ग्रेविटेशन जो खिंचाव है वो एक्चुअली सबसे करीब, उसके करीब तो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। वहाँ पर लाइट गुजरेगी तो बिल्कुल उसके अंदर चली जाएगी, उससे बाहर नहीं रुक सकती। लेकिन जितना ज़्यादा आप दूर जाते जाते हैं एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से, या इवन ब्लैक होल से, या इवन किसी स्टार से, उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत बहुत ही कम होना शुरू हो जाती है, अच्छी खासी कम हो जाती है। अब खुद इमेजिन कर लें कि हमारी अर्थ जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स से घूमे जा रही है और सन में गिर के नहीं दे रही, जबकि सन कितने अरसे से उसको खींच रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम यहाँ पर एक इस चीज़ को मिस कर देते हैं कि डिस्टेंस को, कि डिस्टेंस कितना दूर है इन दोनों से। मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो रिकमेंड करूँगा। आपको पता है कि आई थिंक एक सवाल अगला वाला भी है, उसके लिए चले जवाब मैं उसमें मैं जवाब देता हूँ, बेहतर रहेगा। सो उनैस मुनव्वर ने कहा कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्पेस टाइम कर्वेचर, व्हाट हैपन्स इफ सन सडनली डिसअपीयर्स, एज वी नो दैट वी न्यू अबाउट इट 8 minutes later because light reaches to earth from sun in 8 minutes, but if sun disappears shall the earth suddenly move out the sun orbit or after 8 minutes, how is it possible, please explain। इनका सवाल ये है कि जो सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट के अंदर पहुंचती है, तो अगर आज सन गायब हो जाए अचानक ही, तो 8 मिनट तक तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि सूरज वहां पर से गायब हो गया, क्योंकि वो जो 8 मिनट पहले रोशनी निकली होगी वो हम तक इतना ही टाइम लगाएगी। जब लास्ट वाली जब रोशनी हम तक पहुंचेगी 8 मिनट के बाद, हमें तब पता चलेगा ओके अब तो अंधेरा छा गया अचानक ही। एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन साथ में मजे की बात यह है कि हम 8 मिनट तक वही चक्कर काटते रहेंगे जो चक्कर हम काट रहे हैं। ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है कि नथिंग गोज फास्टर देन लाइट, सो सब कुछ तो फिर लाइट से नीचे हो जाता है, अट्रैक्शन वगैरह सब, इवन रेडियो वेव, सब चीज़ इससे कम होता है। इसलिए हमारी अर्थ अपने फॉर्म में ही रहेगी 8 मिनट तक, देन इट हैपेंस। नाउ बैक टू हिज क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। मैं डिस्टेंस के हवाले से आपको ये बता दूं कि एक बहुत अच्छी वीडियो अवेलेबल है, उसमें बताया गया है कि ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो 45 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन उसमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि एक लाइट ने सन को छोड़ा एंड आप सन उस लाइट की स्पीड के साथ सन से दूर जा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, पूरे एग्जैक्ट 8 मिनट
20 सेकंड्स के अंदर वो अर्थ तक पहुंचती है। तो 8 मिनट तक आप सिर्फ उस लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करेंगे, तब जाके देखेंगे आपको अर्थ मिलेगी। और जब अर्थ से आप गुजरेंगे तो आपको हैरान होगा कि कितनी जल्दी आप वहां से गुजर गए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको अंदाजा हो कि सोलर सिस्टम कितना इनॉर्मस है ये। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। ताहा शेर ने कहा कि जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अगर करते हैं तो क्या वजह है? नंबर 1, हम सब जानते हैं कि स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं करता। ये बहुत कॉमन सी बात है, बचपन से सिखाई जाने वाली बात है। लेकिन मैंने खुद भी इस बात को बहुत सी वीडियोस में देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि दिस इज द साउंड ऑफ जुपिटर, दिस इज द साउंड ऑफ सैटर्न, दिस इज द साउंड ऑफ मार्स और अर्थ फॉर एग्जाम्पल। सब कभी कभार आता है ऐसा। एक्चुअली वो साउंड नहीं होता, मेनली वो दूसरी वेव्स होती हैं जिसको वो लोग साउंड में ट्रांसलेट करके बताते हैं कि भाई ऐसी आवाज आ रही है। ये एक कन्वर्जन का तरीकाकार है, लेकिन एक्चुअली वो साउंड नहीं होता। कोई प्लैनेट जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। इवन करता भी है तो वो स्पेस पे जाने के बाद खत्म ही हो जाता है, साउंड डजंट गो। बट जो शॉक वेव है उसको आप अगर मेजर करना चाहें शायद मेजर कर सकेंगे। आई एम नॉट श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड अर्पण सोजतिया ने कहा कि वाई फेसबुक बॉट व्हाट्सएप पूल ऑफ यूजर बेस की वजह से अगर आप कहते हैं, बट देयर इज नो मॉनिटरी बेनिफिट। यस ना, इन्होंने मेरी वाली लॉजिक को ना मेरे ऊपर ही डाल दिया। इन्होंने सवाल ये किया है कि भाई जब पूल ऑफ यूजर्स की वजह से कितने लोग एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उस वजह से अगर किसी प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ जाती है या उसको खरीद लिया जाता है, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्यों खरीदा? पूल ऑफ पीपल तो मिल गया, चले मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन पैसा तो नहीं मिला ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा तो उस पर एड रन करना शुरू कर दिए और अपने पैसे सारे वापस ले लिए, या ले रहा है अभी तक, हमें नहीं पता। तो व्हाट्सएप तो स्टिल अभी तक टोटली फ्री है। ऐसा क्यों होता है कि फेसबुक ने इतना महंगा, आई थिंक शायद 19 बिलियन का खरीदा था, व्हाट्सएप जो है वो खरीद लिया? ऐसा क्यों? शुरू में बड़े बड़े लोगों ने कहा कि इट्स अ बैड डील, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें, कंपेटिटर्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक बहुत बड़ी कार कंपनी का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि दूसरी मार्केट में कार कंपनी आए, और अगर आएगी भी तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि उसको खरीद लूं, क्योंकि मेरा मार्केट शेयर उनके साथ शेयर ना हो। ऐसा ना हो कि लोग उसको खरीदना शुरू कर दें। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। कोरोला एक जगह पे ऑलरेडी अपनी, टोयोटा अपनी एक जगह पे कार्स बेच रही है, अचानक ही सुजुकी वहां पर आती है और अपने कार्स बेचना शुरू कर देती है, तो मैं बहुत ज़्यादा चाहूंगा कि ये सुजुकी यहाँ पर कार अपनी बेचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पर मैं 100 कार्स पहले बेच रहा था, अब वहां पर 20 कार्स बिक रही है मेरी, या 30 कार्स बिक रही हैं, डिपेंडिंग। क्योंकि जब नई कंपनीज आती हैं तो वो बहुत अजीब अजीब नई नई चीज़ें ऑफर करती हैं, क्योंकि फाइन ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, तो वो दे नहीं रहा। ऐसे ही हुआ। व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो इतनी जल्दी स्टार्ट हुआ और उसके बाद करोड़ों अरबों लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फेसबुक के लिए और परेशानी वाली बात ये थी क्योंकि वो डायरेक्ट कंपटीशन में था बाय फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक ये चाह रहा था कि फेसबुक मैसेंजर पे अपना ज़्यादा इनपुट दे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा उसको। वहाँ पे व्हाट्सएप लोग भरा भर यूज़ कर रहे हैं। एक वक्त तक अभी BBM यूज़ होता था, देखिए वो कोई जगह ही नहीं थी, लेकिन व्हाट्सएप ने ऐसी मार्केट ख़राब की, हर लोग सब कुछ भूल गए। अब रहता क्या है, अब फेसबुक यही चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से मैं इसको मार्केट से हटाऊँ। ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ था फेसबुक और इंस्टाग्राम के वक्त में। फेसबुक ने नोटिस किया, इंस्टाग्राम अचानक ही आ गया और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और खाया जा रहा है मेरे यूजर्स को। अब मैं क्या करूं, मैं तो बन ही नहीं पाऊंगा, तो क्या किया जाए? द थिंग इज के फिर उसने फेसबुक ने यही किया। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को परचेज ही कर लिया। ठीक है भाई, भले ही यूजर्स होंगे लेकिन अब वो मेरे ही यूजर्स होंगे। ऐसा ही व्हाट्सएप के साथ भी हो रहा है। कोई फेसबुक नहीं चाह रहा कि कोई मैं कंपेटिटर ऐसा देखूं जो कि नेक्स्ट फेसबुक बन जाए और मुझे मार्केट से आउट कर दे। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मोनेटाइजेशन या मॉनिटरी रीजंस, आप बहुत सी और दूसरे एस्पेक्ट्स को भी चेक करते हो। I hope this answered the questions, and thank you so much once again, and I will see you in the next video. Please do subscribe me on YouTube, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर ऑन कर लिया करें ताकि कोई अपडेट मिस ना करें। बहुत सिंपल सी अपडेट्स है, मैं ज़्यादा तंग नहीं करता। मैं फ्राइडे के दिन 3 बजे एक दोपहर में वीडियो पोस्ट करता हूँ, एंड देन उसके बाद वेंसडे के दिन 5 बजे मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ GST। सो आपको सिर्फ 2 ही वीडियोस मिलेंगी, 2 नोटिफिकेशंस मिलेंगी पर वीक। सो प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकॉन्स, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल सी यू दिस फ्राइडे। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है। सी यू देन।